हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इग्नू बीएड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं BES 121 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ विद देयर आंसर्स। सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये मेरी वीडियो सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 को देखने के लिए आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और वहां पे आपको इसका पार्ट 1 भी मिल जाएगा। आप दोनों पार्ट्स को देखिए, आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करना BES 121 के लिए, तो आप हमारा जो गेस्ट पेपर है इग्नू बीएड का गेस्ट पेपर, जो कि एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, फाइनल गेस्ट पेपर फॉर एग्जाम BES 121 हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप एक हाई भेज दो एंड सिंपली बता दो कि आपका जो भी पेपर कोड है और आप उसका गेस्ट पेपर ले सकते हो। ठीक है, सो पहला जो हमारा शॉर्ट नोट है, यहाँ पे आपको मीडिया और सहकर्मी संस्कृति का प्रभाव बताना है। सो एज वी ऑल नो कि मीडिया का जो प्रभाव है हर एज ग्रुप पे आज के समय में पड़ रहा है, लेकिन किशोरों पे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको किशोरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो किशोरावस्था होती है इसके अंदर जो बच्चे हैं वो सबसे अधिक मीडिया का यूज करते हैं और उनके जो दोस्त हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। तो इस उम्र में वे दूसरों की बातों और व्यवहार को जल्दी अपना लेते हैं। अब मीडिया के कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं और नकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज होती है जहां पे हम दूसरों की बताई गई चीजों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। तो मीडिया का प्रभाव ये है कि सबसे पहली चीज देखो, इससे किशोरों को नई जानकारी और ज्ञान मिल पाता है। जो भी शैक्षिक सामग्री है उससे ये बहुत कुछ सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व का जो विकास है वो होता है। वहीं जो इसके नकारात्मक प्रभाव है उससे क्या होता है कि बच्चों को मोबाइल की, सोशल मीडिया की लत लग जाती है और वो किसी भी तरीके का हिंसा और गलत व्यवहार सीख लेते हैं। पढ़ाई के अंदर उनका जो ध्यान है वो कम हो जाता है। तो ये हो गए आपके सकारात्मक, एंड देन आपने इसके नकारात्मक प्रभावों को बताना है। सेम ऐसे ही जो सहकर्मी संस्कृति है, यानी कि जब आप अपने दोस्तों से प्रभावित होते हो, पीयर जो आपके ग्रुप्स होते हैं, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो किशोर बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों का हमारी लाइफ पे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं तो उनके साथ हमारे अंदर अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं। सहयोग और टीम वर्क हम उनके साथ सीख जाते हैं। वहीं नकारात्मक प्रभाव में क्या होता है कि गलत संगति की वजह से कई बार हमें बुरी आदतें लग जाती हैं और उनके दबाव में आकर हम ना चाहते हुए भी कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो अगर हमारे जो मित्र हैं वो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, वो मेहनती हैं, तो हम भी मेहनती बनेंगे। और अगर हमारे मित्रों की आदतें बुरी हैं तो हम भी बुरी आदतें ही सीखेंगे। तो निष्कर्ष में आप बताएंगे कि मीडिया और सहकर्मी संस्कृति किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उचित मार्गदर्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपका जो दूसरा है वो है कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध माता पिता की देखभाल और अधिकार के संदर्भ में बाल अधिकार आपको बतानी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बाल अधिकारों के बारे में बताना है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके चाइल्ड राइट्स क्या क्या है। तो बाल अधिकार वे अधिकार हैं जो बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी होते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्यार, सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब आर्थिक शोषण क्या होता है, तो जब बच्चे अपनी कम उम्र में काम करने लग जाते हैं तो इसे आर्थिक शोषण कहते हैं। ठीक है, कम उम्र में उनसे मजदूरी अगर करवाई जाती है तो आर्थिक शोषण में आता है। और बाल अधिकार क्या हो गए, बच्चों को जो सम्मानजनक जीवन जीने में हेल्प करते हैं। बच्चों के अधिकारों में आपका क्या आता है, देखभाल और संरक्षण, शिक्षा का अधिकार हो गया। अब माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों की सुरक्षा करें और उनका उचित पालन पोषण करें। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपका क्या है कि माता पिता इसमें इंपॉर्टेंट है, उनका कर्तव्य है। दूसरा, बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। तो हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है और उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं उसके माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को आर्थिक शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करें। तो बच्चों को बाल मजदूरी और शोषण से बचाना भी आवश्यक होता है। तो ये तीन तरह की चीजें हो गई आपकी। पहला कि देखभाल और संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्थिक शोषण से सुरक्षा और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार।
तो बच्चों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित वातावरण भी मिलना चाहिए। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के अंदर जो बच्चों के माता पिता हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा हमारे देश की जो सरकार होती है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखें। जैसे कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, उन्हें आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करें, स्वस्थ जीवन जीने का उन्हें अधिकार होता है। तो यदि कोई बच्चा स्कूल जाने की जगह फैक्ट्री में काम कर रहा है तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन है। तो माता पिता और समाज का दायित्व है कि वे बच्चे को आर्थिक शोषण से बचाएं और उनके अधिकारों की रक्षा करें। फिर आपका तीसरा हो जाएगा कि बचपन के सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है। बचपन को हर समाज और समय में अलग अलग तरीके से समझा गया है। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो वहां पे बचपन का मतलब है कि बच्चे को मॉरल वैल्यूज वगैरह सिखाना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाना। वहीं दूसरे समाजों में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अधिक स्वतंत्र हैं, उन पे ज्यादा लोड नहीं रहता। तो संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वहीं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि पहले के समय में बच्चों से काम करवाना, ये सब चीजें कॉमन थी, बट आज के समय में ये सब इतना कॉमन नहीं है। ठीक है। तो बचपन को हर समाज और समय में अलग अलग तरीके से समझा गया है। समाज की संस्कृति और इतिहास बच्चों के पालन पोषण को प्रभावित करते हैं। अब इसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों के पालन पोषण के तरीके अलग होते हैं। भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान और अनुशासन सिखाया जाता है, तो कुछ समाजों में बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय परिवारों में बच्चों को परिवार के संस्कार सिखाए जाते हैं। तो ये आपका आ गया सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। फिर आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या आता है कि पहले बच्चों को छोटे वयस्क यानी कि मिनी एडल्ट्स माना जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन आज के समय में बच्चे बचपन को सीखने और विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है कि आपका जो चाइल्डहुड है, आपका जो बचपन है, वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आप अपने बचपन में जो भी सीखोगे वो आगे आपके फ्यूचर डेवलपमेंट में काम करेगा, आपके विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाएगा। तो आज बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बचपन का स्वरूप समय और संस्कृति के अनुसार बदलता भी रहा है। फिर हमारा जो फोर्थ वाला है, इसमें क्या है कि तनाव से निपटने की क्षमता आत्म प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्यों है। तो देखो, तनाव से निपटने की क्षमता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है। क्यों है? देखो, आज के समय में तनाव हर किसी को होता है, तो अगर हमें तनाव से निपटना आता है तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। इसका महत्व क्या है कि सबसे पहली जो चीज हमारी हेल्प करता है, अगर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, तो हम मानसिक संतुलन बना के रख सकते हैं। तनाव को नियंत्रित करने से जो व्यक्ति है वो शांत रहता है, अपनी लाइफ में वो सही निर्णय ले पाता है। तनाव कम होने पर व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तनाव को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करता है और स्वास्थ्य की अपनी रक्षा भी करना जानता है। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस है आपकी, कि अगर आपको तनाव मैनेज करना आता है तो आप अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बड़े बड़े निर्णयों को भी सोच समझ कर लोगे। आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहेगा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाओगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी परीक्षा है तो परीक्षा के समय घबराने के बजाय अगर आप एक टाइम टेबल बना लो और आप अपने मन में ये डिसाइड कर लो कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ मुझे पढ़ना है, तो तनाव प्रबंधन का ये एक अच्छा उदाहरण निकलकर सामने आता है। तनाव से निपटने की क्षमता व्यक्ति को सफल, आत्मनिर्भर बनने में भी उसकी मदद करती है। फिर बच्चों में लगाव के प्रकार और उनके विकासात्मक परिणामों के बारे में अब आपको चर्चा करनी है। बच्चों में लगाव यानी कि अटैचमेंट अलग अलग तरीके की होती है और उसका उस बच्चे के विकास पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो लगाव बच्चे और माता पिता या देखभाल करने वाले व्यक्ति के बीच एक भावनात्मक संबंध है। बच्चा जो है उसको अपने माता पिता से लगाव हो सकता है या जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उससे लगाव हो सकता है। लगाव में आपका सुरक्षित लगाव आता है, असुरक्षित लगाव आता है, और आपका परिहारक लगाव और आपका चिंतित लगाव। सबसे पहले हम जानेंगे सुरक्षित लगाव क्या है। तो जब माता पिता प्यार और सुरक्षा देते हैं तो ये सुरक्षित लगाव में आएगा। इसमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चा सामाजिक रूप से अच्छा व्यवहार करना भी सीखेगा। ओवरऑल उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा होता है आपका असुरक्षित लगाव, यानी कि जब बच्चे को पर्याप्त प्यार या सुरक्षा नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी डर और चिंता बढ़ जाती है और वो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी क्रिएट करते हैं। एक होता है परिहारक लगाव, यानी कि वो हमेशा ही अवॉइड करेगा, भावनात्मक दूरी बना के रखते हैं। चिंतित लगाव का मतलब है जब वो बहुत ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने केयर गिवर पे, और असुरक्षित महसूस करते हैं। तो यदि माता पिता बच्चे को समय और प्यार देते हैं तो उस बच्चे का आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे का भावनात्मक विकास उनके लगाव के प्रकार पर ही निर्भर करता है। फिर हमारा अगला है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम पूरा आख्यान लिख के रखते हैं बच्चों के बारे में। अब इसका एक उदाहरण देखो, क्या कि 15 जुलाई 2025 छात्र का नाम है राहुल। राहुल ने कक्षा में अपने सहपाठी की कॉपी ढूंढने में मदद की और शिक्षक के निर्देशों का पालन किया। इससे उसके सहयोगात्मक व्यवहार का पता चलता है। तो ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक उदाहरण है। अब ये इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है कि इसके अंदर बच्चों के जो व्यवहार है और उनकी जो गतिविधियां हैं उनका एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है, कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं और एक क्रमबद्ध जो लिखित विवरण है वो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि जो घटना है वो वास्तविक और स्पष्ट हो, तथ्य लिखे, मतलब अपनी कोई राय उसमें नहीं होनी चाहिए, जो भी सच है वो होना चाहिए। उसके अलावा हमें समय स्थान वगैरह का उल्लेख करना है और उस बच्चे का जो व्यवहार है उसका अवलोकन करना है। जैसे क्या कि इससे उसके सहयोगात्मक व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसके व्यवहार का सही अवलोकन किया है। इसका महत्व है कि बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायता होती है इससे, और शिक्षण योजना बनाने में भी मदद मिलती है। फिर हमारे पास है यूएनसीआरसी, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो 1989 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बच्चों की रक्षा के लिए बनाया गया एक क्या है, समझौता है। ठीक है, 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक समझौता है। इसका उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार उस बच्चे को देना। इसमें कौन कौन से मुख्य अधिकार आते हैं? जीवन का, शिक्षा का, सुरक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। ये चारों इंपॉर्टेंट है एंड भारत ने 1992 में इसे स्वीकार किया था। सो यूएनसीआरसी बच्चों के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, और बचपन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम देख चुके हैं कि संस्कृति बच्चों के व्यवहार शिक्षा में को प्रभावित करती है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, प्राचीन समय बच्चों को श्रमिक माना जाता था लेकिन आज उन्हें अधिकार प्राप्त हैं। आज बच्चों के संपूर्ण विकास शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बचपन समाज और इतिहास से प्रभावित होता है और समय के साथ इसकी समझ भी बदलती रहती है। तो बचपन में समाज और इतिहास, बचपन जो है वो समाज और इतिहास से क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है और समय के अनुसार क्या होता है, वो बदलता भी रहता है। फ्यूचर में हम BES 122, 123 आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले जो वीडियोस हैं दूसरे सब्जेक्ट कोड्स के, उसमें मैं मोर एंड मोर क्वेश्चंस को कवर करूं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे उतना ही ज्यादा वो एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।